बस्ता बहुत भारी है। दोनों दिग्गज बैठा हुआ है सर, डिस्कशन गजब होगा। बनारसी हैं, हम समझ गए, हम खत्म कर देंगे। बनारस में एक बार जो जाएगा वो जानता होगा, इसीलिए हम लोग आगे जाना पड़ेगा। दूसरे दिन के इस दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। और ये हमारे एसोसिएट्स की तरफ से 8वीं प्रस्तुति है। आज की ये चौथी प्रस्तुति है। और आज जो अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए यहाँ मेरे साथ उपस्थित हैं वो डॉक्टर मनीष मिश्र हैं, और हिंदी साहित्य की नई पीढ़ी के कुछ बहुत जो सक्रिय साहित्यकार हैं और रचनाकार हैं, उनमें से मैं मनीष मिश्र को एक मानता हूं। और आप वर्तमान में के.एम. अग्रवाल महाविद्यालय कल्याण में सहायक आचार्य के पद पर पदस्थ हैं। आपने मुंबई विश्वविद्यालय से एमए में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। बहुत ही प्रतिभावान स्कॉलर हैं डॉक्टर मनीष मिश्र। यूजीसी की एक स्कीम चलती है रिसर्च अवार्डी की, उसके तहत आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में 2 साल तक रिसर्च अवार्डी के पद पर भी कार्य किया है, और उसके अंतर्गत शोध में आप प्रवृत्त रहे हैं। लगभग 31 पुस्तकों का संपादन आपने किया है। 3 कविता संकलन अभी तक आपके प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें एक कहानी संकलन भी है, कहानी संकलन भी आपका प्रकाशित हो चुका है। और अमरकांत के साहित्य पर आलोचनात्मक पुस्तक भी आपने एक प्रकाशित की है। लगभग 60 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध पत्र आपने प्रस्तुत किए हैं। और यूजीसी, आईसीएसएसआर इम्प्रेस और मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा वित्त पोषित लगभग 7 माइनर और मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि बहुत प्रतिभा आपके अंदर है और बहुत सक्रिय, हिंदी साहित्य में बहुत सक्रिय है। नई पीढ़ी में जितने भी हमारे साहित्यकार आ रहे हैं, जितने भी हमारे रचनाकार आ रहे हैं, जो हमारे इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, यानी हमारे जो प्राध्यापक वर्ग से जुड़े हुए हैं, उनमें आपकी उपस्थिति लगातार, आपकी सक्रियता रहती है। मुंबई विश्वविद्यालय के 3 स्वायत्त महाविद्यालयों के अध्ययन मंडल के भी आप सदस्य हैं। और इसके साथ ही जो यूजीसी केयर लिस्टेड कुछ पत्रिकाएं हैं, उनके भी एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर आप हैं। एक बहुत अच्छा काम इन्होंने अभी किया है कि हम सबको मालूम है कि आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र साहित्य अकादमी के सहयोग से इन्होंने एक बहुत बढ़िया श्रृंखला आयोजित की है, 75 वर्ष 75 व्याख्यान। और उसमें बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। पूरी हिंदुस्तान के अलग अलग विषयों के अलग अलग विशेषज्ञों को लेकर के इन्होंने एक बहुत अच्छी श्रृंखला आयोजित की है महाराष्ट्र में। वो ऑनलाइन माध्यम से ही आयोजित की है, लेकिन बहुत अच्छी श्रृंखला इन्होंने आयोजित की है। तो मैं बहुत गौरव के साथ और प्रसन्नता के साथ आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आपका आज का विषय है मालेगांव सिनेमा का प्रबंधन। मालेगांव सिनेमा में फिल्म प्रबंधन से जुड़े हुए क्या क्या उसके आयाम हैं, उन आयाम पर आप चर्चा करेंगे। एक रुचिकर विषय है, तो बहुत मैं आपको करता हूँ डॉक्टर मनीष। धन्यवाद आदरणीय शर्मा सर। सभागार में उपस्थित सभी आदरित अभिभावक के रूप में उपस्थित
फेलो और मेरे सहदेता बंधु, मालेगांव सिनेमा संभवतः आप में से अधिकांश लोगों ने या तो ये सिनेमा देखा नहीं होगा या तो इसके बारे में जानते नहीं हैं। जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया तो मराठी और हिंदी में इसके ऊपर कोई काम हुआ नहीं था। अंग्रेजी में एक दो पेपर जरूर, चूंकि वहाँ पे स्मॉल सिनेमा को लेके यूरोपियन कंट्रीज में बहुत काम होता है, तो एक नए काम के सिलसिले में जब मालेगांव का सुपरमैन रिलीज हुआ तो उसको लेके एक दो रिसर्च पेपर जरूर इस बारे में प्रकाशित हुए थे। और यहीं पे एक गेस्ट फेलो हुआ करते थे प्रोफेसर निर्मल कुमार दिल्ली से, तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर इसके ऊपर हम लोग काम करें तो निश्चित तौर पे सिनेमा का एक ऐसा मॉडल, क्षेत्रीय सिनेमा नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मालेगांव सिनेमा को आप कहेंगे क्या? वो क्षेत्रीय सिनेमा नहीं है, स्मॉल सिनेमा नहीं है, लोकल या सामुदायिक सिनेमा के रूप में हम लोग उसको देख सकते हैं। इस तरह के सिनेमा के मॉडल पे काम करने की प्रेरणा उन्होंने दी और लगभग मैं 2009 से लगातार किसी न किसी रूप में इस काम से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार इस पे काम कर रहा हूँ। और काम करते करते ये लगा कि इसके प्रबंधन की जो स्थितियां हैं, यही इसको विशेष बनाती है। कि मालेगांव सिनेमा विशेष क्यों है? तो इसका मैनेजमेंट बहुत अलग है, तो उसको लेके कुछ काम करें। तो पिछले साल से मैंने मैनेजमेंट प्रबंधन को लेके मालेगांव सिनेमा को लेके काम करना शुरू किया। लेकिन चूंकि जैसा मैं कह रहा हूं कि नया विषय है, तो इसकी अवधारणा कि मालेगांव सिनेमा है क्या और इतना खास क्यों है, उसकी चर्चा मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ करना चाहूँगा। पूरे हिंदुस्तान में जब से सिनेमा की शुरुआत हुई तो हिंदी सिनेमा या बॉलीवुड सिनेमा की अपनी एक स्थिति रही और क्षेत्रीय सिनेमा, रीजनल सिनेमा, जो कि क्षेत्रीय अस्मिता और क्षेत्रीय भाषा, संस्कृति आदि के का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई पड़ता था। ये दो मेजर सिनेमाज हम लोग भारत में जानते हैं। जितना सिनेमा का कारोबार भारत में होता है उसका 60% बॉलीवुड करता है, बचे हुए 40% का 60% तमिल और तेलुगु करता है। बाकी में आपके बंगाली, मराठी, भोजपुरी सब आ जाते हैं। लेकिन 81 के बाद, मतलब वो दौर जब वीसीआर और उसके बाद सीडी की व्यवस्था आई, तो स्थितियां थोड़ी बदल गई। और उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारा सिनेमा जो क्षेत्रीय नाम से तो जाना गया, लेकिन उसमें रीजनल रिप्रेजेंटेशन जैसी कोई बात नहीं रही। खासतौर पे जैसे मैं भोजपुरी सिनेमा की बात करूंगा, शुद्ध रूप से व्यावसायिक सिनेमा के रूप में वो लगातार आगे बढ़ा और बहुत सारे क्षेत्रीय सिनेमाओं से ज्यादा पैसा कमा लेता है। मराठी सिनेमा 500 से ज्यादा फिल्में मराठी में लगभग हर साल बनती हैं, हिट होती हैं 1 और 2। तो उनका जो व्यापार है, अगर भोजपुरी सिनेमा से कंपेयर करें तो भोजपुरी सिनेमा का बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, उस मराठी सिनेमा में नवाचार, नए नए विषयों को लेके काम करना, मराठी संस्कृति, भाषा, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बची हुई हैं, प्रिजर्व हैं। लेकिन भोजपुरी सिनेमा में वो सारी चीजें आपको नहीं दिखाई देंगी। इसके आगे की स्थिति ये है कि आप लोकल सिनेमा की बात करें, स्थानीय सिनेमा की बात करें, और ये बात तब होती है जब आपके पास थोड़े संसाधन आ जाएं। तो 1991 के बाद जब टेक्नोलॉजी थोड़ी आसान हो गई देश में आना, और देश के हर बड़े शहर में इस तरह के चोर बाजार खुल गए जहां पे आपको जुगाड़ और तकनीक की सुविधाएं बहुत सस्ते दामों पे उपलब्ध हो गई। और उसके बाद पायरेसी का काम शुरू हुआ। सीडी हॉल में फिल्म रिलीज होती थी, उसके पहले ही जो है सीडी जो है मार्केट में बिकने लगती थी। यहां पे भी क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता पे हावी रही। मसलन अगर आप बेंगलोर में हैं और आप डुप्लीकेट सीडी बेच रहे हैं, तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग चलती है सर, कि अगर वो बेंगलोर की मतलब वहां की भाषा की फिल्में हैं तब तो वो आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन अदर देन आपकी अपनी भाषा की है तो फिर आप वहां गुनहगार हैं। और ऐसी चीजों के लिए भाषाओं का एक कोडिंग डिकोडिंग का सिस्टम भी बन गया कि आप उसको कहेंगे क्या।
अगर आपको पोर्नोग्राफी की सीडी चाहिए तो आप उसके लिए क्या कहेंगे, आपको अपनी भाषा की सीडी चाहिए तो उसके लिए क्या कहेंगे, उसके लिए अलग अलग स्थितियां बनी। मालेगांव सिनेमा खास इस संदर्भ में रहा कि मालेगांव में मालेगांव की पूंजी, मालेगांव का ही कलाकार, मालेगांव के ही तकनीक और मालेगांव में ही उसका उसको दिखाने की व्यवस्था, सब कुछ मालेगांव का, और बहुत कम पैसे में, बहुत कम लागत में वो फिल्म बन के तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद वहीं दिखा दी जाती है। 50,000 रुपए में मालेगांव का शोले नासिर भाई ने बनाया, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं। और ये नासिर जो हैं, ये कपड़े की दुकान पे जब काम करते थे, लोगों को जब ग्राहक आता था तो उसको शर्ट पैंट दिखाने का काम करते थे। तो नासिर ने जब मालेगांव के शोले बनाई तो वो हिट हो गई। लगभग 2 महीना मालेगांव के लोगों ने उसे देखा। और मालेगांव आप जानते हैं कैसा शहर है, लगभग 80% आबादी मुस्लिम बंधुओं की है, 18% आबादी हिंदुओं की है, बाकी में दूसरे लोग हैं। और इसमें भी, इस आबादी में भी लगभग 28 से 30% आबादी मुसलमानों की वो है जो अलग अलग समय पे स्थानांतरित होकर, माइग्रेट होकर वहां पे आए हैं और लूम के काम से जुड़े हुए। तो ये वो समाज है जो 12 से 15 घंटे दिन में काम करता है और शुक्रवार को, जुम्मे के दिन और शुक्रवार शनिवार ये फिल्में देखना पसंद करता है। अब ये फिल्में उस तरह से नहीं देख सकते जिस तरह से आज हम और आप देखते हैं, कि अगर परिवार के साथ फिल्म देखनी हो, अगर 4 लोग हैं तो वो 2-2,500 रुपए नहीं खर्च कर सकते, और 100 रुपए का पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म नहीं देख सकते, और बीड़ी पीते हुए 10 रुपया की टिकट पे किसी वीडियो पार्लर में फिल्म देखना पसंद करेंगे। तो वो सारी सुविधाएं मालेगांव में उपलब्ध थी। पैसे वहीं के लोग आपस में जमा करते थे, कोई सलीम चाय वाला, कोई अकबर सब्जी वाला, ये लोग आपस में ही पैसे जमा करते थे। मोबाइल और साधारण जिस कैमरे से शादी ब्याह में शूटिंग होती है, उससे वो फिल्म बना लेते हैं। बाकायदे इसके दलाल होते हैं जो 10-20 हज़ार रुपया लेके सेंसरशिप से इनको सर्टिफिकेट दिलवा देते हैं, और कई बार उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, और वो पार्लर में 10-20 रुपए का टिकट लगा के फिल्म देख लेते हैं। तो पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ये एक इकलौता उदाहरण बना कि जहां पे पूंजी वहीं का हो, कलाकार वहीं का हो, तकनीक वहीं का हो, दर्शक वहीं के हों, और प्रॉफिट या लॉस भी वहीं का हो। पूरे हिंदुस्तान में, मतलब बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में इस तरह का दूसरा मॉडल नहीं था। और यही कारण था कि 2009 में जब मालेगांव का शोले जब रिलीज हुई तो उसको बहुत सारा एप्रिसिएशन मिला, न केवल हिंदुस्तान से बल्कि विदेशों से भी। और फिर लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया और मालेगांव सिनेमा को सोचने, समझने, देखने की एक व्यापक शुरुआत हुई। मालेगांव शहर के बारे में मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये मालेगांव का सुपरमैन जो है, उसका कवर आप देखें, और इसमें भी सर जैसे ये पैरेटेड नहीं है और ना ही ये डबिंग है, ये भी एक बड़ी कमाल की चीज है। अब वो मालेगांव का सुपरमैन बना रहा है नासिर, वो कहता है कि मैंने मालेगांव का शोले बनाई तो मैंने बॉलीवुड से टक्कर ले ली, अब मेरा मन है कि मैं हॉलीवुड से टक्कर लूं। तो उसके मन में कि सुपरमैन पे काम करेंगे, लेकिन सुपरमैन वो मालेगांव का होगा तो वो कैसा होगा? तो वो ऐसा व्यक्ति होगा जो 12-15 घंटे जो है लूम में काम करने वाला होगा। तो वो ऐसे दुबला पतला मरियल सा, अब उसके पास 10-20 हजार के जूते थोड़ी नहीं होंगे, तो वो स्लीपर पे ही आप देख रहे हैं, स्लीपर पे रहेगा। शायद इतने पैसे भी नहीं कि पूरी पैंट वो जो है, तो कॉस्ट्यूम में आधी पैंट है, और नाड़ा वो बोलता है कि ये थोड़ा जो है फनी रहेगा, लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये क्रिएटिविटी है, मतलब थीम बाहर की है, लेकिन उसको मालेगांव का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से दिया जाए, ये नासिर का अपना विचार था।
और जैसे ये फिल्म रिलीज हुई, आप देख रहे हैं कि मतलब आप इस तरह की कोई फिल्म बनाएं 25-50 हजार रुपया में, और सदी के महानायक के हाथों आप सम्मानित हो जाएं, और पूरी इंटरनेशनल मीडिया ये जानने को उत्सुक हो जाए कि ये नासिर कौन है और ये मालेगांव का सिनेमा क्या है। तो इसके आगे अगर प्रबंधन की जो बात है, हम लोग उस पर चलें, उससे पहले मालेगांव सिनेमा तो नहीं, लेकिन ये मालेगांव का सुपरमैन की जो पूरी मेकिंग थी, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी जो बहुत पॉपुलर रही। और ये डॉक्यूमेंट्री वैसे तो 1 घंटे की है, लेकिन आप 10-15 मिनट भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और रिसेप्शन क्या है। तो हम लोग इसको देखेंगे, उसके बाद मैं प्रबंधन की बात करूंगा। क्यों नहीं रहा है? नहीं पिट नहीं, एक मिनट, अच्छा इसको मिनिमाइज करिए सर, फोल्डर में पूरा वीडियो। हाँ, नहीं सर, ये बैक जा रहे हैं, मिनिमाइज इसको मिनिमाइज करिए। फोल्डर है वो, स्पेल वन करके, ये नहीं स्पेल वन करके कोई फोल्डर है। सब बता, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, नवंबर। हाँ ये स्पेल वन, ये इसको ओपन करिए। इसमें ये प्रेस पेपर वेटिंग। कहाँ गया वो लड़का? आप अब बोलते रहिए। तो ये जो मूवी है, ये जो डॉक्यूमेंट्री है सर, ये उसकी मेकिंग को लेके है। तो उसमें नासिर किस तरह से इस फिल्म के लिए इंस्पायर होते हैं। शोले बनाते समय जब बजटिंग की बात आती है, जैसे मैंने कहा कि प्रबंधन की बात, अब उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो डाकुओं को घोड़े पे दौड़ा सके, तो फिर वो साइकिल पे ही दौड़ा देते हैं, है ना। तो ये तमाम चीजें जो फनी चीजें, अब उनके पास कोई वैनिटी वैन नहीं है, तो वो किसी रिक्शा में या किसी की दीवार की आड़ में ही बोलते हैं कि भैया आप अपने कपड़े बदल लो, है ना। वो उनके पास कोई ट्रॉली नहीं है जिसको घुमाते हुए कैमरे को घुमाए, तो वो ठेला गाड़ी इस्तेमाल कर ले रहे हैं। जब इसको क्रोमा करने की बात आई कि मतलब मालेगांव को सुपरमैन बनना है, तो सुपरमैन को उड़ाना भी है, तो वो जो क्रोमा की पूरी टेक्नोलॉजी है, उसके लिए वो बम्बई आता है। तो पता चलता है कि लगभग 2 लाख रुपए का उसका खर्चा है। तो बोलता है 2 लाख में तो मैं 4 फिल्में बनाऊंगा भाई, उससे ज्यादा बजट नहीं है। तो फिर वो क्रोमा करने के लिए वही अकरम करके एक दूसरा लड़का है जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करता है। और आज की डेट में जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ है, मालेगांव सिनेमा का आज की तारीख में सबसे बड़ा नाम अकरम खान है। मालेगांव का चिंटू, उनका सीरियल चलता है, और 10 मिलियन उसके यूट्यूब चैनल के फॉलोअर्स हैं। मालेगांव की पॉपुलेशन होगी 4 लाख, लेकिन मालेगांव की फिल्में और यहाँ की सीरियल्स 10 मिलियन से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में देख रहे हैं। और वो पैसे कमाने का भी एक साधन उनके लिए बन गया। और मैं उस दिन पढ़ रहा था कि इस टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी थ्योरीज पे सोचने के लिए फिर से मजबूर कर दिया। जैसे इकोनॉमिक्स में हम लोग कहते हैं कि ह्रास की सिद्धांत, कि जैसे आप किसी एक कारक को बढ़ा दें और उससे चाहें कि आपका प्रोडक्शन प्रॉफिट डबल हो जाए, वो नहीं होता। लेकिन प्रमोशन में ही टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि आपसे ज्यादा लागत लिए बिना आपके प्रॉफिट को कई गुना जो है वो बढ़ा दे रहा है। तो इस तरह से जुगाड़ के माध्यम से नासिर ने जो फिल्म बनाई मालेगांव का सुपरमैन, वो बहुत हिट रही। और उसके बाद तो एक श्रृंखला ही चल गई कि मालेगांव बॉलीवुड की जितनी भी बड़ी फिल्में आती हैं, उन सारी फिल्मों को लेके उनकी पैरोडी पे और उनके सब्जेक्ट को मालेगांव से जोड़ते हुए फिल्में बनती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो सिर्फ पैरोडी नहीं है, वो डबिंग नहीं है, उसमें थोड़ी रचनात्मकता भी है।
जैसे आप लोगों को याद होगा, आमिर खान की एक फिल्म आई थी गजनी का, जिसमें उसने किरदार किया है, वो बार बार अपनी स्मृति खो देता है। तो मालेगांव का गजनी, तो जो कॉर्पोरेट वाला गजनी है उसने अपने बदन पे कुछ नाम लिखा के रखे हैं, कुछ नंबर लिखा के रखे हैं। लेकिन जो मालेगांव का गजनी है उसने अपने बदन पे लिखवा के रखा है कि बच्चों की फीस देनी है, राशन का बिल भरना है, नल पट्टी का पैसा देना है। और उसके पीछे वो ये लॉजिक देते हैं कि ये जो छोटा सा सामान्य व्यक्ति है उसके लिए यही सबसे पैसे बिताएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में हैं। मालेगांव का करण अर्जुन, जो मुझे लगता है कि मालेगांव की अब तक की जितनी फिल्में बनी हैं उसमें सबसे ज्यादा बजट की फिल्म थी। करीब 2 लाख रुपए में वो फिल्म जो है बनी थी। हालांकि अक्रम वगैरह चूंकि अब अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो अब 10-12 लाख रुपए तक की भी फिल्में जो हैं मालेगांव में बनने लगी हैं। ये इसमें होगा सर। अच्छा, तो मैं चाह रहा था कि ये जो अब बोलते रहो। डॉक्यूमेंट्री है ये हम लोग एक बार देख लें, उसके बाद प्रबंधन वाले कॉन्सेप्ट पे हम लोग शुरू करें। इसमें यार अश्विनी, जी सर। आपको सबने ये फिल्म है, ये यहाँ प्ले कर रहा हूँ तो हो रहा है, तो वहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन वहां नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, तो कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हारी वजह से सुपरमैन रुक गया था। ठीक है, ठीक ठीक है। हम्म, आवाज है आवाज। साउंड का क्या है भाई? आवाज नहीं। सर हमारे पहचान में एक विश्व पहचान है कि आप फिल्म कौन सी यार रेगुलर विमानों को बहुत तेज रहती ये तो पावर फ्लो बंद लगे। अब अक्टूबर में जो क्योंकि उसमें जो मेहनत है 12 घंटा एक के साथ रनिंग में रहता है। अब उसके पास भी भाई मचता नहीं, वो जुमान रोज एक फिल्म देखता है, थोड़ा सा मदोश हो जाता है और स्क्रीन पे अपने आप को महसूस करता है कि अपनी जिंदगी में अगर ये नहीं मिला है तो तस्वुर में नहीं। सबसे पहली बात तो हमारा शहर में दो सुंदर मतलब ये प्रति तरह हिंदू भाई रहते हैं, इस तरह मुस्लिम भाई रहते हैं। मुस्लिम भाई का पूरी में बनाते थोड़े बॉलीवुड में ज्यादा कम मुस्लिम इवेंट हो गया यार, ऐसा कुछ पता पुछा चालू रहता है वो हिसाब से। उधर के लोग उधर नहीं जाते, इधर के लोग उधर नहीं जाते, समझ पे। हालांकि फिल्म शेड्यूल दोनों खोलता है। अब कभी बात चालू किया मैं पहले कहा ये चालू कर सकता हूं बेटा शाहरुख खान बनना है तो अपना एक तरीके की बता देते हैं काम पूरा कर देते हैं। एक तो इतना है यहाँ का एक्सप्रेस टॉपिक अगर हमें एक्स्ट्रा ज्यादा मिलेगा ये बहुत ज्यादा है। चलिए अपना लोग उठते हैं फिर तो बात है आजकल जमाना उल्टा हो गया ये दोनों बात है कहाँ जा रही है कैसे जा रही है कुछ समझ क्यों नहीं आ रही। उनके दिन तो अभी फिलहाल कुछ ये नासिर हैं सर जिन्होंने फिल्म बनाई। और ये जो फिल्म शोरूम आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले वीडियो पार्लर था। यहाँ पर मैं अलग अलग टाइप की फिल्में लगाता था, कॉमेडी, एक्शन, हॉरर, जी की, चेल्की की। तो देख देख के शौक हो गया उसको ही फिल्म बनाना चाहिए। तो फिर मैंने कैमरा लिया, शादी की ऑर्डर करने लगा। तो शादी के ऑर्डर कर करके फिर कुछ फिल्में बनाया।
उस फिल्म के दौरान मुझको ऐसा लगा कि कुछ पैरोडी होना चाहिए, कॉमेडी होना चाहिए। तो पैरोडी फिल्म मैंने बॉलीवुड की जो हिट फिल्म है शोले, मैं सोचा उसकी रिलीज की जाए। मैंने ये नोट करा कि यार आज 4 साल हो गए फिल्म को, सुपर अपना 40 दिन का, लेकिन आज भी पसंद करते हैं। और उस वक्त की जो एक्शन फिल्म है या तो हॉरर है उसको कोई पसंद नहीं करता। कॉमेडी आज भी हिट है, मतलब उस वक्त की कॉमेडी आज कॉमेडी की जान रहती, मतलब ज्यादा नहीं करती। इसलिए मैं सोचा कि कॉमेडी फिल्म बनाएंगे शोले। ये देखिए साइकिल इस्तेमाल की उन्होंने। शोले को VHS पे शूट किया, VCR टू VCR एडिटिंग किया। फिर शॉप में मैंने बनाया था, 4,000 रुपये उसको लगे थे। तो वीडियो पार्लर को मैंने लगाया और फिर उसको बहुत पसंद किया। इतना पसंद किया कि वो फिल्म 2 महीना चल गई, तब ब्रेक हुआ। लेकिन हमारे गाँव की हिट फिल्म हो गई हमारे गाँव में। का पोस्ट का वीडियो था, वहाँ लगा दिए। लगाने के बाद पब्लिक ने इतना उसको रिस्पॉन्स दी, कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता हर होटलों पर, हर शॉप में वो हमारे मालेगांव की शोले की बात हुई। क्योंकि यहाँ तो ज्यादातर रिमिक्स फिल्में बनाते हैं, तो इसमें आमतौर पर डायलॉग यहाँ की जबान, लोकल जबानों में ले लेते हैं, तो पब्लिक को जरा मजा आता है ऑडियंस को उसमें, क्या अपनी जबान में डायलॉग बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है लोग। जमाना कुछ इम्प्रूवमेंट आते जा रहा है, कंप्यूटर का जमाना चल रहा है। तो अभी फर्स्ट टाइम मैं क्रोमा कर रहा हूँ, मालेगांव का सुपरमैन बना रहा है। क्योंकि सुपरमैन जो है वो अभी तक किसी ने छेड़ा नहीं, उसको पैरोडी इसकी किया नहीं। मैंने बॉलीवुड से टक्कर लिया, बॉलीवुड से टक्कर लेगा ये टाइम पे। वो क्रोमा कर रहा इम्प्रूवमेंट आते जा रहा है, कंप्यूटर का जमाना चल रहा है। तो अभी फर्स्ट टाइम मैं क्रोमा कर रहा हूँ, मालेगांव का सुपरमैन बना रहा हूँ। लेकिन मैं देखा था कि क्रोमा का खास आइडिया उसका है। जुनून में अपना नाम हो, देखो कुछ करना चाहता था मैं इसलिए कभी वो मैं चाह रहा कुछ अलग तो कुछ पकड़ा दिख रहा उसको आगे सुनाने। और वो तो इससे आप लोगों को काफ़ी अंदाज़ा लगा होगा कि किस तरह से शुरुआत होती है। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बोले कि जब मैं क्रोमा कराने मुंबई गया तो मुझे पहली बार समझ में आया कि अच्छा एक फिल्म बनाने के लिए इतने लोग होते हैं कि कोई उसके टेक्निकल पार्ट पे काम कर रहा है, कोई ड्रेसिंग पे काम कर रहा है, कोई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा है, कोई कैमरा पे काम कर रहा है। बोले मुझे तो ये लगता था कि फिल्म एक ही आदमी के दिमाग में आनी चाहिए और एक ही आदमी उसको बनाता है। तो 2 लाख रुपए क्रोमा के इनके पास नहीं थे। तो उसके बाद जब ये अपना क्रोमा करा रहे हैं तो वो जो शफीक है जो कि सुपरमैन बना हुआ है, उसको जैसे कमानी जितनी बड़ी होती है सर ट्रक की, उसके ऊपर लिटा लिटा के उसको नचा नचा के उन्होंने वो क्रोमा कराया। लेकिन उसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ये उड़ाने में मतलब कामयाब हो गए और मालेगांव का सुपरमैन उड़ गया। तो इस पूरे प्रकरण में मतलब ये पूरी बात बताने के पीछे उद्देश्य यही था कि जब आप फिल्म मैनेजमेंट की बात करते हैं और जब आप मालेगांव की फिल्म मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि प्रबंधन के सारे नियम, सारे सिद्धांत वहां धराशायी हो जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई है पूंजी की उपलब्धता की और उसके रिस्क की भी, कि उस पैसे को लगा के आप हासिल क्या करना चाहते हैं। जहां पे बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है वो फिल्म इंडस्ट्री है, वो फिल्मों को एक उत्पाद के रूप में देख रही है और उसको बेच रही है। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी भाषा, अपनी एक आइडेंटिटी को दिखाने बचाने की जो ललक है, जो जुनून है, वो ज़्यादा इन लोगों में काम करता है कि 50,000 लगा के आप 10-12 हज़ार रुपये प्रॉफिट कमा लें, उतना ही हो पाता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन बावजूद इसके इस तरह की फिल्मों ने
एक आधार तो दिया कि हम इस तरह की फिल्मों को लेके अगर काम करें, छोटे छोटे बजट की फिल्मों को लेके काम करें, और जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय समस्याएं हैं, उनको दिखाएं और उनसे लोगों को एंटरटेन भी करें और मैसेज भी दें। हालांकि ये बहुत रिस्क इसमें ज़्यादा होता है। जब आप बहुत बड़े कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं तो रिस्क उतना नहीं है, लेकिन जब आप एक छोटे से शहर पे काम कर रहे हैं तो अगर आप राजनीतिक व्यंग्य कर रहे हैं तो वो भी आपके पहचान का है। जब आप जातीय या धार्मिक स्तर पे व्यंग्य कर रहे हैं तो भी उसकी स्थितियां सुदृढ़ नहीं रहेंगी। तो ऐसे में उन सब के बीच संतुलन बनाने के लिए इन लोगों ने कॉमेडी का सहारा लिया। कॉमेडी का सहारा लिया और जो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है, उन्हीं को केंद्र में बनाकर इन्होंने फिल्में बनानी शुरू की। और आज की डेट में मैं जब काम कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि करीब 200-250 से ज़्यादा मालेगांव या खानदेश की फिल्में जो हैं रिलीज हो चुकी हैं। बाकायदे वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री अपने स्तर पे इन्होंने रजिस्टर की है, जिसमें 250 से 300 लोग हैं जो अलग अलग इस तरह की फिल्मों पे काम करते हैं और फिल्में बनाते हैं। और इन फिल्मों के बारे में समझने के बाद, इसकी अवधारणा को समझने के बाद, अब हम बुनियादी तौर पे, मैं 5-10 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, प्रबंधन को लेके जो है, जो बुनियादी चीजें हैं वो आपके साथ साझा करूंगा। अवधारणा के बाद बात आती है प्रोडक्शन की, उसके निर्माण की। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं हो रहा है। वो एक उत्पाद तो है, लेकिन वो उसमें आगे और ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए अपना छविकरण है, अपना कैननाइजेशन है, अपनी आइडेंटिटी की बात है, अपनी अस्मिता की बात है। उन सारी चीज़ों को इन लोगों ने प्रमुखता दी और उसी को लेकर उन्होंने काम किया। तो निश्चित तौर पे इनके काम करने और बॉलीवुड के काम करने के तरीके में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। नेक्स्ट। तो इन 3-4 चीज़ों पे बात होगी। धारणा हम लोगों ने समझ लिया। प्रोडक्शन को लेके जैसे आप समझ ही गए होंगे कि अपने समुदाय और परिसर से जुड़ी समस्याओं को अपनी भाषा और समाज के सहयोग से फिर जीवंत करना एक बड़ा ही अनोखा फिल्म निर्माण का तरीका है, जो मालेगांव सिनेमा में दिखाई पड़ता है। यहाँ सिनेमा वास्तविक समस्याओं पर केंद्रित स्व प्रतिबिंबन की काल्पनिकता पूर्ण सिनेमाई अभिव्यक्ति है, जहाँ मौलिकता विचारों और शैली में होने के बावजूद बनावट और स्वरूप का ढांचा दूसरे या कहीं और से लिया हुआ है। अन्य फिल्मों के वैचारिक प्रतिबिंबन से निर्मित विचारधारा को अपनी शैली में प्रस्तुत करने की यह पूरी कलात्मक यात्रा पैरोडी, डबिंग इत्यादि के खांचे में फिट नहीं है। इनके लिए नए मापदंड और साँचों को गढ़ना जरूरी है। सामुदायिक सहयोग और स्थानीयता की उत्सवधर्मिता को ऐसी फिल्मों का मूल आधार मानकर हमें आगे बढ़ना होगा। सरकार या कॉरपोरेट घराने जिन फिल्मों को आर्थिक रूप से संयोजित करते हैं, वे उनके निर्माण प्रक्रिया एवं विषय को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। लेकिन जहां इनकी पूंजी का दबाव नहीं है, अर्थात जहां व्यक्तिगत संसाधनों से पूंजी की व्यवस्था की जा रही है, वहां यह सरकारी दबाव काम नहीं करता। इस तरह से स्मॉल सिनेमा या लोकल सिनेमा सरकारी और पूंजीवादी इन दोनों शिकंजों से अपने आप को मुक्त रखने में सफल हो पाता है। प्रोडक्शन उत्पादन, जैसे मैंने कहा कि कमोडिटी से आगे स्थानीय भाषा, कलाकार, पूंजी और जुगाड़ तकनीक के माध्यम से स्थानीय समस्याओं का चित्रण यहाँ प्रमुख है। कम से कम लागत और अधिकतम लाभ, जैसे मैंने जिक्र किया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग फॉर अ प्रोडक्ट की जो थियरी थी, टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं उसको चुनौती दी या उसको फिर से रिट्यून करने की बात की। इन फिल्मों ने विवादास्पद मुद्दों से दूरी बनाई, क्योंकि बहुत छोटे परिसर में ये काम कर रहे हैं। और डिटैचमेंट ऑफ प्लेजर बाय नैरेटिव्स, मतलब अश्लीलता से दूरी। आज भी यहाँ की फिल्में जब बन रही हैं तो नायक नायिका की चुम्बन को दिखाने से बेहतर वो दिखा देंगे वही 70s 80 वाला कि दो फूल जो है आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समाज में स्वीकार्यता वाली बात है।
व्यवसाय से अधिक अस्मिता की तलाश, अपनी स्थानीय अनुभूति और व्यवहार को लेकर बहुत अधिक सजग ये छोटे फिल्मकार दिखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे इंटरनल मैनेजमेंट वर्सेस आउटसाइड असेंबलिंग। आउटसाइड असेंबलिंग का मतलब ये है सर, आज बॉलीवुड की जो फिल्में बनती हैं 500 करोड़ 600 करोड़ में, वो पहले ही डिक्लेयर हो जाती हैं ब्लॉकबस्टर फिल्म। तो वो ब्लॉकबस्टर पहले से ही डिक्लेयर क्यों कैसे हो रही हैं? तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म काम करता है, मार्केट काम करता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड काम करता है। जबकि इंटरनल मैनेजमेंट वो जमाना था जब स्टूडियो में फिल्में बनती थी और हमको नहीं पता होता था कि हिट होगी या फ्लॉप होगी। अब वो चीजें नहीं है। पूंजी का इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो उनको मालूम है कि 500 करोड़ लगा रहे हैं तो हम 1000 करोड़ कमाएंगे। जी, तो इसलिए यहाँ पे इंटरनल मैनेजमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में वितरण के बारे में यहाँ जैसे कि मैंने कहा, कोई मार्केट का कैंपेन नहीं चल रहा है, इनकी अपनी व्यवस्था होती है। पोस्टर लगाते हैं, टिकट की बिक्री होती है, पार्लर में रखे जाते हैं, बाकायदे प्रीमियर होते हैं। तो यहाँ भी वो पूरी व्यवस्था जो बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की है यहाँ पे काम नहीं आती। ये अपनी सीमित संसाधनों से, चूंकि जगह छोटी है तो वहाँ पे वो वितरण भी आसानी से कर लेते हैं। रिसेप्शन, स्वीकार्यता, कि इन फिल्मों की स्वीकार्यता क्यों है, ये भी बहुत बड़ी बात है सर। मैं पहाड़ी सिनेमा को लेकर काम कर रहा था तो वहाँ के एक दो लोगों ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे अपने ही लोग सहयोग नहीं करते। कि जैसे हम पहाड़ी लोग पहाड़ों को लेके कोई फिल्म बनाएं, वहां पे उस तरह का सहयोग आपको नहीं मिलेगा जैसा मालेगांव में मिल जाएगा। सलमान खान की फिल्म लगेगी जुम्मे को, तो ये होगा सलमान भाई को 2 दिन बाद देख लेंगे, पहले अकरम की फिल्म देख लेते। तो ये क्यों हो रहा है? तो उसके लिए ऑर्गेनिक यूनिटी जो है, जैविक एकता, मतलब ये सब लोग अपनी जगहों से उखड़े हुए लोग हैं, अपनी आइडेंटिटी की तलाश में हैं, तो वो कहीं ना कहीं सहयोग के दायरे में एक दूसरे के ज्यादा करीब होते हैं। सशक्त अनुभवों की प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभव एक जैसे हैं, दर्द एक जैसा है, काम एक जैसा है, वो भी उनको जोड़ता है। स्वयं पर आरोपित दैनिक निर्वासन से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ इम्पोज्ड एक्साइल, कि एक साधारण व्यक्ति के रूप में जो काम का दर्द है, उसका जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, उससे भी मुक्ति पाना जो है इन फिल्मों के माध्यम से होता है। और साधारण दैनिक जीवन में कुछ असाधारण होने की जो अनुभूति होती है, मतलब ऑर्डिनरीनेस ऑफ डेली लाइफ जो है, उसको भुला के आपको लगे कि हाँ आप भी कुछ हैं, तो वो सारी चीजें भी उनको इन फिल्मों की तरफ आकर्षित करती। और सबसे बड़ी बात कुल मिला जुला के, कि कहते हैं ना कि अपनी जैसा भी हो अपना एक ढंग जरूरी है, अपनी तस्वीर में अपना रंग जरूरी है। तो ये अपने ढंग से अपनी तस्वीर में रंग भरने का पूरा मामला है। अकरम से जब मैं मिला था तो चूंकि एप्रिसिएशन तो बहुत होता है, लेकिन अंतोगत्वा इन कलाकारों को क्या मिलता है? तो अकरम, मैं चाहता हूँ, ये 1 मिनट का वीडियो है यार, ये वीडियो प्ले करना। साइड में नेट नहीं चल रहा, यहाँ पे प्ले करिए। सर ये वही अकरम है जिनके यूट्यूब चैनल के 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। लेकिन वो देखिए बड़े बड़े नाम हो आ रहे हैं।
मिला हम लोग the only person who feels that it's right. Sorry to keep the anything to say on this guy. तो मिलने का ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है तो जितना एनर्जी को वो आप छोड़ नहीं सकते तो फिर वो तो जोया अख्तर नासिर को लेके काम करने वाली थी, लेकिन उस तरह का कोई काम 2022 तक तो नहीं आया। और अंतोगत्वा इन बड़ी फिल्म वालों ने इन छोटे कलाकारों को निराश ही किया, लेकिन इस निराशा के बावजूद उन्होंने अपने तरीके से अपनी एक पहचान बनाई। और कोविड पीरियड में जब OTT प्लेटफॉर्म आ गया तो इनकी दर्शकों की संख्या 1000 गुना बढ़ गई और उनकी प्रॉफिट का मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मालेगांव सिनेमा में प्रबंधन, ये मैंने विषय जरूर लिया था, लेकिन चूंकि शुरुआती काम है तो मुझे लगता है कि अवधारणा तक का मामला भी अगर इस पत्र से स्पष्ट हो पाया होगा तो वो एक कामयाबी है। लेकिन निश्चित तौर पे मैं लगातार इस पे काम करता रहूँगा। और आप लोगों को धन्यवाद देने के साथ ही आप लोगों के सुझावों और प्रश्नों को भी मैं स्वागत करूंगा। शायद वो आगे मेरा रास्ता ज़्यादा बेहतर कर सकें आप सभी के प्रति। और सत्र के अध्यक्ष आदरणीय शर्मा सर के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म, इंटरनेट प्लेटफॉर्म। नहीं सर, वो आप यूज करते हैं, अरे आपको नाम पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष, इतनी रोचक प्रस्तुति के लिए और नई जानकारी से युक्त इस प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन हम कह सकते हैं कि ये एक नई विधा है और इसमें इसको हम ना तो फिल्म की जो हमारी विधाएं हैं, कला माध्यमों में फिल्म का जो हमारा एक विधा चलती है प्रस्तुतिकरण की, ना तो उससे जोड़ सकते हैं और ना ही मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का जो आजकल का जो युग है इससे जोड़ सकते हैं। ये इससे भिन्न एक नई विधा के रूप में आपने इसको खोज निकाला है, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ना तो एक क्षेत्रीय सिनेमा से अपने आप को रिलेट कर पाता है, ये कर पाती ये विधा, न हमारी जो लोकप्रिय विधा है फिल्मांकन की, ना उससे रिलेट कर पाती है। एक नई तरह का अपने तरह से अपने ढंग से अपनी बात को कहने का एक माध्यम इन्होंने तलाश किया है मालेगांव वालों ने। और हो सकता है इस तरह की विधाएं जो है हिंदुस्तान में या और कहीं जगह किन्हीं समुदाय में हों, अभी मुझे मेरे संज्ञान में नहीं है इस तरह की चीज़ें, लेकिन अगर ये है तो ये बहुत अच्छी विधा मुझे लगती है। इस पर और अधिक काम होना चाहिए। और ख़ास तौर से इन्होंने जो अपने दर्द को, अपनी विषम परिस्थितियों को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने समाज और अपने समुदाय की इच्छाओं को रखने का एक इन्होंने जो माध्यम तलाश किया है, और वो भी हास्य फिल्मों के माध्यम से।
चार्ली चैपलिन की इन्होंने अभी बात की थी। आप सब लोग जानते हैं कि चार्ली चैपलिन ने पूरी दुनिया को हंसाया है, लेकिन कहा जाता है कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दर्द थे। उन्होंने कभी उसको अभिव्यक्त नहीं होने दिया, लेकिन पूरी दुनिया को हंसाया उन्होंने। तो हो सकता है इन्होंने भी जो ये माध्यम चुना है, इसके पीछे भी कुछ ये हो कि भाई इनकी जो दर्द हैं, इनकी जो कठिनाइयां हैं, इनकी जो पीड़ाएं हैं, उनको ये हास्य के माध्यम से लोगों के सामने रखना चाहते हैं, और इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी विधा के रूप में आप इस पर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी विधा का चयन आपने किया है काम करने के लिए, नई विधा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने फ्लोर को आमंत्रित करता हूं, अपने सभी साथियों को आमंत्रित करता हूं कि जो भी रचनात्मक सुझाव आपके प्रस्तुतिकरण से संबंधित है, कृपया अपने रचनात्मक सुझाव दें। ये जो है ये अभी हम लोग देख रहे हैं मालेगांव का सिनेमा, इंडस्ट्री का सिनेमा तो पूरी तरह से अलग है और ये पूरी तरह से अलग। इसके जो सब्जेक्ट है वो सोशियोलॉजिकल तो दिखाई नहीं देते इस तरह से। तो क्या हम इसे कॉमेडी लेवल का सिनेमा कह सकते हैं? इसको पूरी तरीके से इसमें कॉमेडी रहती है, तो क्या हम इसको कॉमेडी लेवल पे कहते हैं, या इसको सोशियोलॉजिकल थॉट रहता है, या पॉलिटिकल थॉट रहता है? ऐसा भी कुछ उसमें रहता है क्या अलग तरीके से? सर शायद आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने शुरू में बताया कि कॉमेडी मेजर पार्ट है, लेकिन उसमें समस्याएं उनकी अपनी हैं, उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं। जैसे मैंने गजनी का उदाहरण दिया, तो रोजमर्रा की जीवन में जो परेशानी है, जैसे मैंने कहा कि पानी की समस्या, राशन की समस्या, इन सारी चीजों को लेके वो काम करते हैं। दहेज की समस्या, उत्पीड़न की समस्या, शिक्षा की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, इन सारी चीजों को लेके उनकी फिल्में हैं। तो उसका मतलब टेक्सचर जो है वो कॉमेडी का है, लेकिन फ्लेवर में वो सब तमाम सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस हैं जो आप कह रहे हैं नहीं है, वो सब हैं। जी समझो कि आपने एक एग्जांपल दिया, मालेगांव का शोले। अगर ये मालेगांव का शोले मालेगांव में बन रहा है उसी टाइप का, लेकिन बड़े पर्दे पे मुंबई में बन जाए, बॉलीवुड हॉलीवुड में कहीं पे, तो ये दुनिया भर में चल सकता है कॉमेडी फिल्म करके। सर ये पॉसिबिलिटी उसमें है। सर मैंने आपसे बताया ना कि मालेगांव की आबादी 4 लाख है। नहीं, वो बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ। मैं बात ये मैं बोल रहा हूँ वही कि आपकी नए तंत्र यूज करके पूरा बॉलीवुड का मैकेनिज्म यूज करके, अगर ये फिल्म समझो कि मार्केट में आ गई प्री लॉन्च करके, ऐसा सर कोई बनाना करके एक्सेप्ट करेगी दुनिया इसको। कोई बनाना चाहे तो उसमें मुझे या आपको क्या आपत्ति होगी, लेकिन आज हम लोग मालेगांव की जिस पोटेंशियल उसमें है क्या? मालेगांव की चर्चा हम लोग जिन कारणों से कर रहे हैं, उनको उनको ही हिला के, उनको ही खत्म करके मैं क्यों कहूं कि कोई उस पर काम करे। लेकिन पोटेंशियल तो है ना सर। 10 मिलियन लोग पूरी दुनिया से क्यों देख रहे हैं? पोटेंशियल है तभी देख रहे हैं। हाँ जी सर, बहुत बहुत नेगी जी। आभार आपका। एक बहुत ही रोचक आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया अपना रिसर्च वर्क। बड़ा मजा आया मुझे। मैं इस विधा का बहुत मतलब ज्ञाता नहीं हूँ, इसीलिए मैंने ओटीटी पूछा, तो कुछ आपने आप 3 लोगों ने मुझे मेरा ज्ञानवर्धन कर दिया। ओवर द ऑनलाइन थिएटर है, ओवर द टॉप, ओवर द और टॉप। नेटफ्लिक्स और ये प्राइम वीडियो हाँ, सब ये इसके माध्यम है, ऐसा भी होता है। सर मेरी ये वो है कि मालेगांव को जिस कारण से वैश्विक धरातल पर अचानक जाहिर हुआ था, उससे उस पहचान से वो और दुरुस्त करने के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है मुझे लगता है। तो ये इसकी सराहना की जानी चाहिए। मेरा ये प्रश्न है कि क्या अगर जब फिल्म आ जाती है ना सर, कहीं फिल्म लाइन, तो क्या यहाँ पर भी आपसी प्रतिस्पर्धा चल रही है लोगों में? पहला प्रश्न। दूसरा, क्या यह जो कारोबार है फिल्म बनाने का मालेगांव स्तर पर, ये दाऊद या हाजी मस्तान या ठाकरे से अछूता है? क्या ऐसी भी संभावना हो जाती है सर कई बार, क्योंकि ये कला जगत है? और तीसरा प्रश्न ये है सर कि ये देखिए बड़ा ही स्वस्थ प्रयोग है। इससे स्वस्थ प्रयोग की मैं और कहीं कोई दूसरा उदाहरण मैंने नहीं देखा कि जहाँ पर कोई एक छोटा सा निर्धारित समुदाय बहुत अच्छे माध्यम से अपने एवेन्यूज को
बना रहा है, अपनी पहचान का प्रकटीकरण कर रहा है, बाजारीकरण जो बढ़ रहा है विश्व में उसमें टक्कर लेकर अपने आप को स्थापित कर रहा है, और साथ में भी समस्याओं को उजागर कर रहा है, एक मैसेज भी समाज में दे रहा है इस माध्यम से। आशा, उमंग, महत्वाकांक्षाएं, उनके सपने, सब संभावनाएं इसमें आई हैं। तो इन इसमें क्या लगता है कि उनका जो है एक आर्थिक पक्ष कुछ मजबूत हो रहा है और समाज का यूनिटी हो रही है कि नहीं उसमें? धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। मैं समझ रहा था आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या पूछना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए ये बात माननी पड़ेगी कि लोकतंत्र में ये ताकत होती है कि वो अपने इतिहास को दोबारा लिख ले। आज सरकार और कॉरपोरेट जिन चीज़ों को जिस तरह से डिफाइन कर रही है, वो बदलने की ताकत लोकतंत्र में हमेशा रही है। पहले भी लोग करते रहे हैं, स्थितियां बदली, आज चीज़ें बदल रही हैं, और जो आज चीज़ें हैं वो कल बदलेंगी। तो निश्चित तौर पे एक स्वस्थ स्पर्धा तो इन लोगों के बीच में है। मैंने जैसे कहा कि 150 बच्चों के ग्रुप हैं जो इस तरह के काम करते हैं, लेकिन इस स्पर्धा में वो काट मार नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुत स्थानीय स्तर पे काम होता है। मतलब ये उसी तरह की चीज़ है जैसे उत्तर भारत में प्रधानी वाला चुनाव होता है, वो 4 दिन का मामला रहता है, लेकिन उसके बाद सबको साथ में ही रहना है, तो वो एक बीच का रास्ता वो निकाल लेते हैं। दाऊद और वो सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ, मतलब वो बहुत बड़े लोग हैं, बड़ी जगह जाएंगे, छोटे लोगों को नहीं छूएंगे, है ना। हाँ, वो उनका मामला नहीं है। अमर सिंह ने संसद में कहा था ना कि मेरे ऊपर आरोप लगा भी रहे हो तो 100 करोड़ के ऊपर की बात करो, बेइज्जती मत करो, है ना। तो दाऊद की काहे बेइज्जती करें, तो वो उनकी जगह नहीं है। और निश्चित तौर पे आर्थिक पक्ष मजबूत होने वाली जो बात है, मैंने जैसे बताया कि अकरम जो है खाली ये फिल्में बनाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इसी के दम पे वो 30-35 लाख की गाड़ी और तमाम ऐशो आराम के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे वो उनकी आर्थिक प्रगति का एक साधन तो बना ही है। बहुत अच्छी, धन्यवाद। तो फॉलोअर आपने बताए अपने सब्सक्राइबर जी, तो ये देख है, इनके बारे में जरूर आप देखेंगे कि आखिर ये कौन लोग मतलब किसी तरह मिल सके। तो ऐसी चीज को पसंद करने वाले इतने ज्यादा हैं, वहां तो 4 लाख की आबादी है, तो पूरे देश में या बाहर, तो ऐसे कौन से लोगों को ऐसी चीज पसंद कर रहे हैं, ये जानकारी अभी तो आप उस पर काम करेंगे तो ये मिलेगा, ये सुझाव। ठीक है सर। वैसे कॉमेडी है तो कॉमेडी एक ऐसी चीज है सर, वहाँ भाषा का बंधन उतना होता नहीं। जैसे मालेगांव का चिंटू जो सबसे ज्यादा चलता है इसका सीरियल, एक बौना व्यक्ति है, और कभी उसकी शादी करा रहे हैं, कभी उससे ऑटो चलवा रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी वहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो कॉमेडी की वजह से मुझे लगता है कि इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है। और अकरम ने जो मुझे बताया था, करीब ये जो 10 मिलियन लोग हैं ये 112 देशों से मिला के हैं, है ना। तो आप वैश्विक स्तर पे उसकी लोकप्रियता समझ लीजिए। और इसमें ये जो लोग हैं, फिर वही जो भाई साहब जानना चाह रहे थे, ये लोग संशय वाले लोगों की कैटेगरी में नहीं है, ये शुद्ध रूप से मनोरंजन देखने और समझने वाले लोग हैं, कम से कम ऐसा मान के चलना चाहिए। मैं अगर चेयर परमिट करे तो एक लाइन और बोलना चाहता हूँ, कुछ साझा कर रहा हूँ मैं यहाँ हाउस से। मैडम एक बड़ा बेहतरीन, मेरा भी थोड़ा थोड़ा फिल्म वालों से मिलने का क्रेज रहता है। तो एक कहीं वर्कशॉप चल रही थी, कोई यशपाल शर्मा करके एक अच्छे एक्टर हैं सर, वो जो एक्टिंग करता तो लगता वही है। तो उन्होंने कहा तो स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा की बात आई थी, यशपाल ने बड़ा शानदार उदाहरण दिया कि एक्टिंग और बड़ा सुपरस्टार कुछ नहीं होता, मैं इतनी अच्छी एक्टिंग करता हूँ तुम मुझे गुंडा ही समझते हो, क्योंकि हम समझते भी हैं उनको। तो उन्होंने कहा कि ये शाहरुख खान को इतना बड़ा सुपरस्टार बना दिया, जबकि वो बना था जब अशोका तो वो अशोका नहीं लग रहा था, वो शाहरुख खान ही लग रहा था। सही। और वो जब बना था डॉन तो वो डॉन नहीं लग रहा था, शाहरुख खान ही शाहरुख लग रहा था। तो ये मुझे लगा, लेकिन आज ये जो पक्ष देखा मुझे लगा कि इसका भी स्कोप नहीं, ये बहुत बारीक बात है भैया। जैसे मैं कह रहा था ना, आउटसाइड असेंबलिंग। जैसे मान लीजिए किसी फिल्म के लिए आपको हीरो कॉस्ट किया जाए, आप बोलेंगे कि मैं 50 लाख में काम कर दूंगा, लेकिन ये जो मार्केटिंग, ग्लोबल मार्केटिंग टीम है ना,
वो आपको 50 लाख नहीं देगी, वो 5 लाख 10 लाख में शाहरुख खान या सलमान खान या अमिताभ बच्चन को ही लेना चाहेगी, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा है, मार्केट सिक्योरिटी ज़्यादा है, वहाँ उनकी फ्रेंड फॉलोइंग ज़्यादा है, और ये हर चीज़ में होगी। जब उनको स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो वे जावेद अख्तर या उसी तरह का कोई नाम देखेंगे, जब उनको हीरोइन की ज़रूरत होगी तो वो कोई बहुत ग्लैमरस नाम ही चाहेंगे, उससे सुंदर और उससे कम उम्र की लड़की तैयार है मुफ्त में करने के लिए, उसको मौका नहीं मिलेगा। तो ये पूरी सिक्योर, मतलब आप पहले ही जब 500 करोड़ लगा के ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर कर दे रहे हो तो वो सारा मामला इस असेंबलिंग में सिक्योर हो जाता है। और ये सिक्योरिटी वाले पार्ट है कि बीच में देखिए बहुत सारे आरोप भी लगे, कुछ हमारे कलाकार थे बॉलीवुड की जिनकी संदिग्ध हालत में मौत हुई, और ये हुआ कि ये जो बिजनेस हाउसेज हैं ये लोग अपने ही लोगों को प्रमोट करते हैं और हम लोगों को मौका नहीं देते, और कभी हम उनके खिलाफ कोई बात करते हैं तो वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी पैसे का इतना बड़ा खेल है कि ये लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें कुछ तो सच्चाई है, और इस सच्चाई का ही कारण है कि ऐसे छोटे कलाकारों को ये मौका नहीं देते हैं, समय पड़ने पे उनकी पीठ थपथपा देंगे, अप्रिसिएशन दे देंगे जैसे अकरम कह रहा है, लेकिन उससे उनको हासिल कुछ नहीं हो रहा है। हासिल करने के लिए उन्हें अपने तरीके अपनाने पड़ेंगे, और इनके तरीकों में सबसे बड़ा योगदान इनको तकनीक ने दिया, इंटरनेट ने दिया, जिसके माध्यम से वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। सर दो तीन बातें दिमाग में आ रही जी सर। हैं। एक तो ये कि जैसे मालेगांव में अगर ये 10-12 साल चल रहा है तो ऐसे छोटे एंटरप्रेन्योर किसी और शहर में तो ये सोचते हैं कि मालेगांव जैसी कुछ डिफरेंट समस्याएं हमारी है, मालेगांव की एक पर्टिकुलर सोशल कंपोजिशन है, तो उसके उस तरह से सकते हैं। तो ऐसा कहीं मैं मानता हूँ कि ऐसी चीजें बहुत स्केलेबल नहीं होती। जैसे आदर्श गांव की जब बात होनी शुरू हुई तो 36 ही दिखाई दिए, कोई मतलब जो है रालेगांव सिद्धि तो कहीं वो जो है आपके सुखमाजरी और कहीं 36 मौजा, पर इसके अलावा फिर दिखाई नहीं दी, वो उसके बगल के गांव में भी नहीं हुई। तो हम उस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या ऐसा इसका असर कहीं और पड़ा, तो ये एक सोचने का विषय हो सकता है कि आखिर ये मतलब अगर इतनी अच्छी चीज थी और लोकल है, और कुछ बाहर के लोग भी देख रहे हैं, 1 करोड़ देख रहे हैं तो कुछ बाहर के लोग भी, वो बाहर के लोग जो देख रहे हैं वो उस तरह से देख रहे हैं जैसे मैं पंचायत देखता हूँ, कोटा फैक्ट्री देखता हूँ, वेल्डन अप्पा देखता हूँ, यानी जिनको लगता है कि कुछ और दूसरे तरह के सरोकार हैं, वो हमारी लाइफ से सीधे नहीं जुड़ते पर बहुत बड़ी लाइफ के साथ वो जुड़े हुए हैं, और हमें उन चीज़ों को जो थोड़ी सी अलग लगती हैं वो भी अच्छी लगती हैं। तो मतलब ये वो उस जनरे में भी नहीं आता है जिसमें मालेगांव से आप बता भी रहे हैं कि वो बिल्कुल अलग कैटेगरी बन रही है, और उसका असर कहीं और नहीं हो रहा है। लोग उनकी फॉलोइंग कह लीजिए कि हम उसी तरह का, जैसे मैं कोटा फैक्ट्री देखूंगा कभी, मालेगांव कभी कुछ सामने पड़ जाएगा तो देख लूंगा, OTT पर अवेलेबल होगा, तो एक मतलब दिमाग में बात भी आती है। और दूसरी बात जो आपने बताया कि वो लोकल समस्याओं को कॉमेडी के सशक्त माध्यम है, सज्जनपुर, क्या वेलकम टू सज्जनपुर थी, है ना, छोटे बजट की फिल्में, उन्होंने भी ऐसे हीरो लिए जो बहुत ज्यादा पैसे मांगने वाले नहीं और बहुत बड़ी मैसेज दे दी। तो मतलब वो जो फॉलोइंग उनकी ज्यादा है वो उस तरह के लोगों की, नेचुरली वो मालेगांव से जोड़ नहीं पाते अपने को, मैं मालेगांव से नहीं जोड़ सकता, पर इस तरह की अगर समस्या कोई कॉमेडी के माध्यम से, चाहे वो आपने शायद आप लोगों ने देखी होगी वेल्डन अप्पा, एक ब्यूरोक्रेसी पर इतना बड़ा कटाक्ष, है ना, या कोटा फैक्ट्री, और ये जितेंद्र वगैरह जो नए आ गए हैं एक्टर्स, वो भी उनको भी अप्रिशिएट करना हमने सीख लिया। समस्या तो मुझे ये लगता है कि भाई उसको आप बॉलीवुड बनावें, उससे बढ़िया है कि सारे देश में चारों तरफ मालेगांव हो जाए, बॉलीवुड बना जाए। ये कितना पुराना हो गया सर इंडस्ट्री? सोचने की बात नहीं है ना कि क्यों नहीं बनता ये। अच्छा जी, मतलब लिबरलाइजेशन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्यों नहीं बन रहा है? नहीं बनेगा सर, जब वो बन जाए तो और जगह बनेगा। 36 गांव से 37वां गांव पैदा नहीं हुआ, रालेगांव सिद्धि की तरफ से बगल में 10 किलोमीटर पर दूसरा गांव है, उससे नहीं सीख रहा है, उसकी टोपोग्राफी नहीं बदली, उसकी सोशियोलॉजी नहीं बदली, उसकी पानी का फ्लो नहीं बदला, लेकिन गांव नहीं बन रहा है। आइडिया बढ़ेगी तो हो जाएगा। क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं बन रहा है। आइडिया बढ़ेगी तो हो जाएगा। आइडिया दीजिए, एक क्लास की बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। नागराज मंजुले का नाम आपने सुना है? सर उसको थोड़ा सा हम करेंगे। नागराज मंजुले का नाम आपने सुना है?
उसने महाराष्ट्र में सैराट करके एक फिल्म बनाई, बहुत जगह घर घर में उसके गाने चले। उसने यही प्रयोग किया था, उसके गांव के लड़के लड़कियां उसको हीरो हीरोइन बना दिया। स्टोरी भी उसी गांव की है, उसके बचपन की, लेकिन चली बड़े पर्दे पर। और उसको जैसे बना तो जी टॉकीज के साथ उसने कुछ टाइप कर दिया तो मार्केट में आ गई, तो ये स्टार बन गई। उसकी देव, अब ये मराठी की बहुत स्टार, अपने सैराट की बात कर रहा हूँ, सैराट बहुत सुपरहिट हुई फिल्म मराठी। सर सैराट का मामला बहुत अलग है, और वो फिल्म हिट होने के जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण कारण थे, वही बता रहा हूँ। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था मराठा आंदोलन की पृष्ठभूमि जो उस समय हाइप पे थी। और चूंकि वो लड़का और लड़की उस समाजों का उस समय जो स्थितियां थी पूरे महाराष्ट्र में, मैं बोल रहा हूँ। और ये ऑनर किलिंग का जो मामला है ना सर, वही फिल्म जब बॉलीवुड में बनी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, वो फ्लॉप हो गई। क्योंकि हमारे यहाँ ऑनर किलिंग कोई नया मामला नहीं है, हमें तो कुछ उसमें नया लगा ही नहीं, फ्लॉप कर दी गई। ओके। तो लोकल लैंग्वेज, लोकल टेक्सचर और उस समय की राजनीतिक परिस्थिति, उसने सैराट को जो है पॉपुलर कराया। लेकिन मेकिंग ऑफ द फिल्म जो प्रोसेस जो है मेकिंग का, वो भी वैसा नहीं है सर। नहीं सर, मराठी फिल्मों का जो बजट होता है वो कम से कम बहुत कम रही होगी तो भी वो 20-25 लाख की मूवी रही होगी सर। चलिए, ये बहुत रोचक विषय है और इस पे बहुत सारा डिबेट हो सकता है, लेकिन बहुत नई जानकारी से, बहुत अच्छी जानकारी और बहुत नई जानकारी से हम लोग समृद्ध हुए हैं और हम लोगों को जानकारियां मिली हैं। अच्छा रोचक विषय है और इस पर अच्छा काम हो सकता है, और आपके काम के लिए बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। आपको और इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए मैं चमनलाल शर्मा सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक नई जानकारी मिली, मैंने कभी नाम नई जानकारी इसलिए, और नई विधा, नई जानकारी। बहुत बधाई बधाई। आठ निपट गई। आगे निकट पड़ गई। हम लोग यहाँ बैठ